हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, है ना। तो जो जो बॉन्ड हमारे यहाँ पर ब्रिक मैशनरी में बनते हैं उन सब के बारे में अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो जनरल अगर मैं बात करूँ तो आपसे चार तरह के बॉन्ड के बारे में बात की जाती है, दैट इज हेडर बॉन्ड, स्ट्रैचर बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड। लेकिन हम यहाँ पर इसके अलावा कुछ एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड जो कि डच बॉन्ड के नाम से जाना जाता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पांचों बॉन्ड्स के बारे में पहले बात करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा रह गया था डिफेक्ट्स इन ब्रिक, उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और पूरा का पूरा यहाँ पर ब्रिक मैशनरी और साथ के साथ ब्रिक को एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर देंगे, ठीक है। जिसके बीच में यहाँ पर जो भी आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को मैं साथ के साथ बताते चलूंगा आप लोगों को, ताकि साथ के साथ चीजें जो है बहुत हद तक आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज फिर बॉन्ड के अंदर देखते हैं। सबसे पहला बॉन्ड, ठीक है, वो आपका होगा, देखो बॉन्ड कहते हैं 007 आपके या फिर 007 आपके नाम में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जेम्स बॉन्ड, इट्स नॉट जेम्स बॉन्ड। सबसे पहला बॉन्ड आएगा आपका कौन सा, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर हेडर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? हेडर बॉन्ड, ठीक है। इस तरह अभी भी जेम्स बॉन्ड ही घूम रहा है क्या आपके दिमाग में? नहीं ना, ऐसा नहीं घूमना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडर बॉन्ड। हेडर क्या होता है? ब्रिक का वो पार्ट जो सबसे, मैं कह रहा हूँ सबसे शॉर्टेस्ट, अगर यदि आपको कोई सरफेस दिख रही है, आपको जो बहुत छोटी सरफेस है उसको आप यहाँ पर क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिक है मेरी, ठीक है, ये ब्रिक है मेरी। आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, लेकिन ठीक है फिर भी अगेन बार-बार रिवाइज करना पड़ता है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपको क्या दिख रहा है? 19 to 90 का दिख रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है, बिल्कुल। दिस इज नोन एज योर हेड, दिस इज नोन एज योर हेड। जबकि सर ये वाला पार्ट मेरे को थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 190 by 90, इससे बड़ा दिखेगा भी नहीं आपको, है ना, क्योंकि ब्रिक की साइज ही क्या होती है? 190 by 90 by 90। ये इसकी स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज है आपकी ब्रिक की, है ना। तो ये पार्ट आपका कहलाता है क्या? स्ट्रेचर, ठीक है सर, स्ट्रेचर। अब देखो दिक्कत क्या है कि सर यहाँ पर बॉन्ड का नाम क्या है? हेडर। तो आप यहाँ पर जब भी आप वॉल को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? हेडर दिखेंगे सामने से। तो भाई मैं हेडर बॉन्ड बना रहा हूं, इसका मतलब सर मैं वॉल को देखूं सीधा सीधा मेरे को हेडर से हेडर दिखने चाहिए सर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये मान लेता हूं सर मैं इस तरह से मैं कुछ बना रहा हूं, ठीक है सर, ओके। ये मैंने लगा दिया हेडर, ठीक है, ये एक और हेडर, ये एक और हेडर, ये एक और हेडर और ये एक और हेडर, ठीक है। ये इतना मान लेते हैं ना, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो रहा है लेकिन मान लो आप हेडर। अब हेडर कैसे हैं? तो यहाँ पर एच लिख देता हूं, नहीं तो आप कह दोगे कि सर नहीं पता नहीं क्या करवा दिया आपने। अब सर दूसरा फिर से रखता हूं ना, अब देखो दिक्कतें कहां आएगी, ठीक है। ये दूसरी बार मैंने ये रख दिया, ठीक है सर, रख दिया, रख दिया, ठीक है। फिर तीसरा, फिर रख दिया, फिर रख दिया, ठीक है सर, रख दिया मैंने, तो है ना। अब देखो एक चीज थी जिसको मैं यहां पर आपसे नाम लिया था, परपेंड्स। परपेंड क्या होते थे मेरे? परपेंड मेरे यहां पर बताते थे कि सर यहां पर सर देखो कि सर जो हमारे पास यहाँ पर जो जॉइंट है ना, वो जॉइंट बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है। जो वर्टिकल जॉइंट्स को जोड़ने वाली जो इमेजिनरी लाइन थी, इनको मैं क्या बोल रहा था? परपेंड्स बोल रहा था। और यहाँ पर परपेंड्स जो है मेरे बिल्कुल एकदम साथ साथ आ गए। ये पूरा जॉइंट परपेंड पे आ गया भैया, देखो ये अब देखो ये पूरा पूरा जॉइंट है आपका, है ना, लंबा लंबा, ठीक है। बीच में क्या होता है कि सर बीच में ब्रिक होती, थोड़ा मोटा होता तो मामला सही रहता। अब सर सिर्फ मोटा मोटा बड़ा हुआ है सब में, ठीक। तो ये एक तरह से वीकन पॉइंट है आपका, एक तरीके से थोड़ा क्या है, वीकन पॉइंट है। रादर देन अगर यदि मैं यहाँ पर ब्रिक को इस तरह से रखता हूं कि चलो ठीक है सर, इस तरह से अगर आपकी ब्रिक है, ठीक है, इस तरह से अगर यदि आपका मामला चल रहा है तो देखो क्या है, कभी मोटा यहां भरा हुआ, मोटा का कलर चेंज कर देता है, मोटा की कलर चेंज कर देता है सर, कभी मोटा यहां भरा हुआ है, कभी यहां भरा हुआ है, कभी यहां भरा हुआ है, ठीक है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ सॉलिड पार्ट आपका यहां पर पूरी मैसनरी के अंदर होता है, जिसको बाइंड करके रखा हुआ है किसने? सीमेंट ने, ठीक है। तो तब तक तो ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देता है, ठीक है। लेकिन सर ये पूरे मोटार के जॉइंट्स को इसको खिसका के मैं इधर ले आऊं ना यहां पर और सीधा एक लाइन में ले आऊं, तो सर ये जो वाला पॉइंट है ना पूरा कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ब्रिक इधर है, ब्रिक इधर है, ब्रिक इधर है, ये पूरा पूरा जॉइंट कमजोर है आपका। अब यहां पर कुछ भी लोड लगाओ टूट जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो सर यहां पर सर मैं क्या करूं? क्या मैं सर ऐसे वॉल बनाऊंगा? ऐसे तो वॉल बनने से ही नहीं, ठीक है सर, कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर बताओ सर क्या करें, आप कहो वही कर दें हम। तो सर इसके लिए यहां पर अभी हमने जो थोड़ी सी चीजें देखी थी ना कि सर यहां पर क्या करो, आप ईंटों के थोड़े से टुकड़े लगा दो,
अभी तो भी टुकड़े कौन से लगते हैं, तो यहाँ पर देखने की बस सबसे पहले बात है कि सर हेडर बोन में जो टुकड़ा लगाया जाता है ना, उस टुकड़े का नाम है आपका 3/4 बैट। क्या है? 3/4 बैट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हेडर बोन में क्या लगाया जाता है? 3/4 बैट लगाया जाता है साहब, ठीक है सर। लगा दिया बैट लगा दिया। ये छोटा सा बैट का पार्ट है, ये बैट का पार्ट सर लगाऊं कहां पर? मेन बात ये है कि सर यहाँ पर मैंने 3/4 बैट मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। 3/4 है तो छोटा ही होगा, ठीक है। ये 3/4 बैट लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अब आप यहाँ हेडर रखो, फिर अगेन हेडर रखो, फिर अगेन हेडर रखो, अगेन हेडर रखो, अगेन हेडर रखो, ठीक है सर। क्या सर परपेंड्स एकदम बिल्कुल सीधे में आए सारे के सारे, मतलब एक पूरा जोन जो है पूरे वॉल के अंदर एक लंबा के लंबा परपेंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। पहले परपेंड्स क्या थे? पहले तो इमेजिनरी लाइन थी, आपने इमेजिन किया हुआ है, लेकिन ठीक है पहले परपेंड एक्चुअल में अकर नहीं हुए थे यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर परपेंड्स जो है अब अकर नहीं हो रहे हैं। पहले क्या है, बहुत बिल्कुल सीधी की सीधी लाइन बिल्कुल परपेंड आपको यहाँ पर एक्चुअल कंडीशन में आपको दिख रही थी। इमेजिनरी कंडीशन में हमें इसको देखना होता है, ठीक है। इमेजिनरी कंडीशंस में मैं यहाँ पर देखूंगा, हम नहीं चाहते बिल्कुल भी कि सर यहाँ पर ये ओरिजिनल कंडीशन होती है, ठीक है। वापस से अगेन से सेम तरीके से आप यहाँ पर इसको ब्रिक मैशनरी को जमा लीजिए, ये हो गया आपका काम, ठीक है। फिर अगेन आगे बढ़ना है। अगेन आप एक बैट लगाएंगे छोटा सा, 3/4 का बैट लगाया, फिर अगेन यहाँ पर आप हेडर वाला मामला चलना है, ठीक है। देखो परपेंड क्या होती है? आपकी इमेजिनरी लाइन होती है ना। तो देखो अगर सर इसमें परपेंड दिखूं तो इसमें परपेंड दिख सकता है आपको, देखो आप परपेंड देखो, परपेंड एक्चुअली में इमेजिनरी लाइन होती है। तो सर ये जो इमेजिनरी लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करके चल रहा हूँ, है ना, सॉरी इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं हम, तो ये कहलाएगा आपका क्या? परपेंड। लेकिन सर ये परपेंड जो है आपको इमेजिनरी ही दिखना चाहिए, यानी कि आप अज्यूम करके चलो इस लाइन को, ऐसा नहीं है बिल्कुल सीधा का सीधा दिख गया तो भैया वहां पर बॉल आपकी खराब हो गई, आपके क्या हो गया, यहाँ पर गिरने के चांसेस हाई है, ठीक है। तो सर इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो एक हेडर रखोगे, हेडर कैसा रखोगे सर? यहाँ मेरे को ये हेडर दिखना चाहिए, है ना, पीछे की तरफ मीटर रखी हुई कुछ ऐसे, है ना। तो सर इसकी अगर यदि आपसे कोई पूछे कि सर इस वॉल की विड्थ कितनी होगी मिनिमम, तो सर मिनिमम विड्थ ऑफ वॉल कितनी होगी? मिनिमम ऑफ वॉल सर कितनी होगी? तो ऑब्वियसली सी बात है सर कम से कम सर इसकी विड्थ मैं यहाँ पर मानूं सर 190 mm से कम मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि सर वॉल कैसे रखी है 190 mm की, इसकी विड्थ जानी जानी 190 mm की, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं वन ब्रिक लेंथ, ठीक है। तो कहीं वन ब्रिक लेंथ समझ दिख रहा है तो इसका मतलब वन ब्रिक लेंथ का मतलब 190 mm है, ठीक है साहब, बिल्कुल सर। हेडर्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। हेडर्स को कहाँ पर यूज किया जाता है? मैंने इंपॉर्टेंट नोट बताया था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर जब भी आप यहाँ पर फेस और बैक के बीच में यहाँ पर जब भी आप फिलिंग कर रहे हो, यानी फेस पोर्शन किसी भी हम यहाँ पर बात करें, देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी वॉल है, इस वॉल के फेस पोर्शन और वॉल के बैक पोर्शन, फेस और बैक, है ना, ठीक है। इसका फेस है ये वाला, इसका दूसरा साइड वाला आपका बैक हो जाएगा, ठीक है। फेस पोर्शन बैक पोर्शन, है ना, इसके बीच में अगर यहाँ पर कोई भी फिलिंग करनी है तो इस फिलिंग के लिए आपके पास यहाँ पर जो डन किया जाता है इसको फिलिंग भी बोलते हैं, इसको हार्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपके कौन यूज आते हैं? आपके हेडर्स यूज आते हैं। और आपके ये भी पूछ सकता है हेडर्स कौन में आप क्या चीज यूज करते हो, तो आप यहाँ पर किन टुकड़ों को यूज करोगे? ब्रिक बैट के टुकड़ों को यूज करोगे। ब्रिक बैट कौन सा होना चाहिए? आपका 3/4 बैट आपका होना चाहिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, समझ आया सबको? वेरी गुड। सेकंड वन इज द स्ट्रेचर बॉल। क्या सर? स्ट्रेचर बॉल, ठीक। वापस घुमा क्या दिमाग में है? डबल सेवन वापस आया? नहीं आया? चलो आ जाएगा। देखो सर स्ट्रेचर बॉल कैसा होगा सर? सीधी बात है, स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर वाला पार्ट आपको क्या है? बाहर दिखना चाहिए, बाहर स्ट्रेचर वाला पार्ट दिखा दे सर, ठीक है, दिखा देते हैं। तो सेम तरीके से अगर मैं बात करूं तो इससे पहले बनाया था वैसे वापस बना लेते हैं सर, कौन सी बहुत बड़ी बात है? नहीं ना। हाँ चलो ठीक है, सेम तरीके से हमने यहाँ पर स्ट्रेचर हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है सर, बना स्ट्रेचर। फिर वापस से सर सेम प्रॉब्लम, सर जिंदगी बर्बाद हो गया, तो सेम प्रॉब्लम आई जा रही बात है। परपेंड आ गए क्या? बिल्कुल सर आ गए। तो गलत बना रहा हूं क्या? बिल्कुल सर गलत बना रहा हूं, है ना। तो फिर से परपेंड आएंगे, परपेंड को फिर से बचाओगे, तो बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी पड़नी चाहिए। हाँ, तो इस बार क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? इस बार देखो अब देखो सीधी सी बात है, पहले हमने क्या लगाया? पहले हमने 3/4 बैट लगाया, ठीक है, 3/4 बैट लगाया। अब आपको बस क्या करना है कि अब भी लगेगा तो बैट ही, लेकिन अब बैट लगेगा कौन सा वाला? हाफ बैट लगेगा। क्या लगेगा?
हाफ बेट लगेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, हाफ बेट लगेगा, ठीक है। हाफ बेट लगाओ, यहां लगा दिया, रख दिया इनिशियल साइड में, अब चलने दो पूरा मामला, ठीक है। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, ये आगे चल रही होगी, आगे आगे की तरफ इंस्ट्रक्शन हो रहा है इसीलिए, ठीक है। हो गया ये पूरा मामला, इस तरह से आपका चलने वाला है। अगेन आप इसको यहां पर रख दो सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से। फिर अगेन देखें तो सर ये वापस लग जाएगा हाफ बेट, दिस इज योर हाफ बेट, ओके, ठीक है, दिस इज योर हाफ बेट। ये हो स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, ठीक है सर। वॉल रिस्ट्रिक्शन चल रहा है आगे की तरफ, रुका नहीं है आपका, ठीक है। अब सर देखो कि सर मैंने रखा कैसे इनको, ये इस ब्रिक को आपने कैसे रखा हुआ है, इस ब्रिक को ऐसा रखा हुआ है क्या, बिल्कुल सर। तो यहां पर मैं पूछूं सर मिनिमम विड्थ ऑफ वॉल कितनी जा सकती है, तो क्या कोई बता सकता है सर, ठीक है। मिनिमम विड्थ ऑफ वॉल कितनी जाएगी, इतनी विड्थ, ये कितना है 90 mm, ठीक है सर। मिनिमम विड्थ ऑफ वॉल जाएगी आपकी 90 mm। अच्छा 90 mm को मैं यहां पर लगभग बोल दूं क्या सर, देखो लगभग बोल सकता हूं मैं सर। अगर यदि आपसे पूछे तो क्या पूछेगा, वो हाफ ब्रिक वॉल आपको नाम दे देगा कभी कभी, हाफ ब्रिक वॉल, ठीक है। इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, हाफ ब्रिक वॉल या हाफ ब्रिक लेंथ वॉल आपसे पूछेगा, हाफ ब्रिक वॉल, हाफ ब्रिक लेंथ वॉल, ठीक है। इस तरह से आपसे कुछ भी वर्ड दे दे, वर्ड समझना है, उसके इमोशंस को समझना है, आंसर को सही से टेक करके आना है। इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर लगाना, आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। वही बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं सारी की सारी, ठीक है। कोई अलग सी बातें नहीं है यार, वही है जनरल जनरल से बात है, ठीक है। अब सर ये हम यहाँ पर स्ट्रेचिंग को यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ, वॉल ही बनानी है तो ढंग से कम अच्छी तो बनाओगे, तो इंस्ट्रक्शन करोगे तो नहीं ना, बिल्कुल सर। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ पार्टीशन करना होता है जगह का, है ना, कि सब ये रूम है, इस रूम को 2 पार्टीशन कर लें, या हॉल है, हॉल के 2 पार्टीशन कर लेते हैं। अब सर पार्टीशन अगर कभी करना हो ना, तो वहां पर आपके बनाए जाते हैं कौन से, स्ट्रेचेबल। देखो बहुत ज्यादा अच्छी तो है नहीं, देखो वॉल की विड्थ बहुत कम है ना, रखी भी बिल्कुल ऐसे है, तो स्टेबिलिटी का भी बहुत हद तक सवाल आ जाता है आपके पास, है ना। तो यानी कुल मिला के स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती, उतनी ज्यादा हाई नहीं होती। लेकिन सर जहां पर आपको सिर्फ पार्टीशन के पर्पस से अगर यदि आपने काम किया हुआ है, तो सर पार्टीशन वॉल बनाने के लिए जरूर ये क्या काम आ जाती है, काम आती है, पार्टीशन वॉल बनाने के लिए आपके काम में आती है, ठीक है ना, ओके। और देखो ये एकमात्र ऐसी मशीनरी है, एकमात्र ऐसी मशीनरी यूनिट है जो कि आपकी काम में आने वाली है, किसके अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर। देखो पार्टीशन वॉल को हमेशा हम यहाँ पर किसके अंदर मेजरमेंट करेंगे, मीटर स्क्वायर में। जबकि हेडर वगैरह जितने भी है ना आपके, हेडर ले लो, इंग्लिश बोर्ड ले लो, फ्लेमिश बोर्ड में पढ़ोगे, डच बोर्ड पढ़ोगे, सब के सब, है ना, एवरीथिंग आपके पास यहाँ पर मीटर क्यूब में आने वाले सारी मशीनरी यूनिट मीटर क्यूब में जाती है। बट ये पार्टीशन वॉल वाली जो है ना, ये मीटर स्क्वायर में जाती है, ठीक है सर। आ गया समझ में, बहुत अच्छे से आया समझ, स्ट्रेचिंग तो सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, तो एकदम मजा आ गया, ठीक है, बढ़िया। चलो देखो नेक्स्ट, थर्ड नंबर। चलो इंग्लिश से कुछ ना कुछ तो याद आता ही होगा ना, बिल्कुल सर यही याद आता है कि सर हमारी अच्छी नहीं है ना, इसके अलावा भी कुछ याद आता है क्या, बिल्कुल सर याद आता ही है। चलो सर क्या याद आता है, मैं पूछूं आपसे तो क्या याद आता है आपको, तो देखो कि सर इंग्लिश के अंदर यहाँ पर सीधे सीधे है सर, इंग्लिश से हमें याद आती क्वीन विक्टोरिया। भाई ये तो थोड़ा बहुत इतना तो याद आता ही होगा क्वीन विक्टोरिया के बारे में, अच्छा अक्सर नहीं आता तो बुरे दिन है, वो तो सर बहुत पुराने दिन। चलो ठीक, कुछ याद तो रख सकते हो थोड़ा बहुत क्वीन विक्टोरिया को, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो इंग्लिश बॉन्ड के अंदर जो काम में आने वाला है, दैट विल बी नॉन एज क्वीन क्लोजर। क्या काम आएगा सर, क्वीन क्लोजर आपका काम में आएगा, ठीक। क्वीन क्लोजर क्या होता है हम जान चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, बार-बार मैं पूछ रहा हूं मेरे से, ठीक है, हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं क्वीन क्लोजर क्या होता है। क्वीन क्लोजर भी आपका टुकड़ा होता है, ठीक है। बस इस टुकड़े को क्या करनी है सर, ब्रिक को अगर यदि हमने लेंथ वाइज काटा है, ऐसे काटनी है, ठीक है, ब्रिक को ऐसे काटनी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये यहां पर क्या हो गया, क्वीन क्लोजर। अगर सर इस ब्रिक को मैंने ऐसे काट दिया, आधा काट दिया, हो सकता है मेरी 3/4 काट दिया, है ना, तो ये हो जाएगा आपका बैक, दिस इज नॉन एज बैक, दिस इज नॉन एज क्वीन क्लोजर, ठीक है सर, हो गया सर क्लियर मामला, ओके, ठीक है। अब सर देखो अब क्या करें, स्टेबिलिटी का तो फिर भी सवाल है आपका, बिल्कुल। तो सर आपके इंग्लिश बोर्ड में क्या होता है, स्ट्रेचर के अंदर, उसके अंदर तो डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है स्ट्रेचर वहां की तरफ दिख रहा होगा, है ना। सर इसके अंदर जो आपके कोर्सेज रहते हैं, जो आपका कोर्स रहेगा ना, तो देखो अल्टरनेट कोर्स के अंदर, ठीक है, अल्टरनेट
कोर्स के अंदर आपको हेडर और स्ट्रेचर यूनिट्स आपको यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। अल्टरनेट कोर्स के अंदर आपको हेडर स्ट्रेचर यूनिट्स आपको मिलने वाले हैं, अल्टरनेट कोर्स के अंदर आपको हेडर स्ट्रेचर मिलने वाला है, यानी कि हेडर की अलग कोर्स, स्ट्रेचर की अलग कोर्स, ठीक है। तो यानी कि कहता हूं यहां पर लिख देता हूं मैं आपको एग्जांपल के लिए, पहले एक कोर्स आपको मिलेगी हेडर की, एक कोर्स मिलेगी आपको स्ट्रेचर, फिर एक कोर्स मिलेगी आपको हेडर की, फिर एक कोर्स मिलेगी आपको स्ट्रेचर। इस तरह से आपको यहां पर पूरा पूरा बॉन्ड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दिस इज नॉन एज इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है भाई, तू तेरा है, तू तेरा है, तू तेरा तेरा तेरा, ठीक है, प्रॉपर डिवीजन हो रखा है ना, ठीक है। यहां पर देखो हेडर, ठीक है सर, हेडर, ठीक है सर, हेडर, हेडर एंड हेड, ठीक है सर। अब देखो स्ट्रेचर, अब देखो स्ट्रेचर रखते ही इसके पास पहुंच जाएगा, स्ट्रेचर बिगड़ गया मामला, बिल्कुल करे क्या, देखो इसके अंदर करते क्या है, हेडर बॉन्ड में इनको मिटाओ आप, है ना, इनको मिटाओ, ठीक है। आपको करना क्या है, अच्छा पूरा मिटा देंगे हमने, चलो इतना नहीं मिटाएंगे, कम कम मिटा लेते हैं, चलो ठीक है। आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है कि सर यहां पर जो हेडर वाली यूनिट होती है ना, वहां पर हम यहां पर क्विन क्लोजर को हम यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हेडर यूज किया और यहां पर हमने क्विन क्लोजर को हमने यहां पर यूज कर लिया, ये क्विन क्लोजर है हमारा, ठीक है, ये क्विन क्लोजर है आपका, ठीक है। फिर अगेन हेडर, फिर अगेन यहां पर हेडर आ जाएगा और यहां पर हेडर चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब सर देखो ऐसा हुआ क्यों, सर पहली बात तो सर हेडर कोर्स के अंदर आपके पास यहां पर क्विन क्लोजर लगेगा, किसके अंदर, हेडर कोर्स के अंदर, ठीक है, हेडर के अंदर लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है सर, लगा दिया हेडर के अंदर हमने क्या लगा दिया, क्विन क्लोजर लगा दिया, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या कि सर लगता क्या है, क्विन क्लोजर लगता है किसके अंदर, इंग्लिश में, तो देखो ये याद है ना, इंग्लिश क्वीन विक्टोरिया, इंग्लिश क्वीन क्लोजर, ओके, हो गई बात यार, ठीक है सर, हो गई। अब आपसे क्या पूछेगा कि सर यहां पर आपने क्वीन क्लोजर को पहले क्यों नहीं लगाया, देखो आपके मन में सवाल तो आया होगा ना, चलो ठीक है, आपसे पूछे नहीं पूछे एग्जाम में, बात क्यों आती है आपको, सर आगे क्यों नहीं लगाया। सर देखो क्वीन क्लोजर की साइज होती है, इसके डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस सबसे हाई रहते हैं, इसीलिए हमने यहां पर इसको स्टार्टिंग में लगाया, ठीक है। स्टेबिलिटी पर्पस का थोड़ा सा सवाल है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस हाई हैं, इसी वजह से हम यहां पर क्वीन क्लोजर को इनिशियल यहां पर स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहां पर इसको एक के बाद लगाते हैं, एक हेडर के बाद लगाते हैं, ठीक है, ओके। ये आपका रीजन मैंने यहां पर दे दिया है बिल्कुल साफ साफ, ये हो गया आपका। अब देखो सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का बॉन्ड मिलता है ना, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का, वो सर इन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आपका यही है, यही का मतलब सर ये इंग्लिश वाला जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का आपका बॉन्ड है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का रीजन था मैंने बता दिया आप लोगों को, अगेन आपको सेम तरीके से अगला कोर्स लगा ना, अगला कोर्स भी रख सकते हो आप चाहो तो, है हेडर यूनिट, हेडर हेडर हेडर, ठीक है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ठीक है, हो गया, बढ़े आगे, बिल्कुल सर। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। अब देखो सर फ्लेमिश बॉन्ड, सर अगेन बॉन्ड आते हैं हमारे दिमाग में, वही चमक जाती है बात है, लेकिन देखो आपको यहाँ पर जो यूज आएंगे ना, यहाँ पे बैट्स यूज आएंगे, आपको सर 3/4 आएंगे, 1/2 आएंगे, सर दोनों ही बैट्स आपके यूज आते हैं, ठीक है, दोनों ही बैट्स आपके यहाँ पर यूज आते हैं, 3/4 भी यूज आता है और 1/2 भी आपका यूज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या याद रखना है कि सर जब भी आपसे फ्लेमिश बॉन्ड पूछेगा तो आपको बैट्स याद रख लेना है, ठीक है, बैट्स आपको यहाँ पर याद रख लेना, सिर्फ बैट्स याद रखना, क्योंकि दोनों तरह के बैट्स आपके यहाँ पर काम में लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुराई नहीं है ना, ठीक है, दोनों तरह के बैट्स। अब सर देखो फ्लेमिश के अंदर क्या होता है कि सर ईच कोर्स के अंदर, देखो दोनों के अंदर समझना, ईच कोर्स के अंदर alternate हेडर एंड स्ट्रेचर, आपको देखो सीधी सी बात, यहां पर लिखा है मैंने ईच कोर्स के अंदर अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर आपको मिलते हैं, यहां पर लिखा है सर मैंने अल्टरनेट कोर्स के अंदर हेडर और स्ट्रेचर यूनिट्स मिलती है, अल्टरनेट कोर्स, ईच कोर्स, यानी कि सर एक ही कोर्स है, कोर्स का मतलब एक ही हॉरिजॉन्टल लेयर, एक ही हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द ब्रिक, ओके।
एक ही ब्रिक के अंदर आपको अल्टरनेटिवली हेडर स्ट्रेचर यानी सर इस तरह से मामला चल रहा है, पहले हेडर चल रहा है, फिर स्ट्रेचर चल रहा है, फिर हेडर चल रहा है, फिर स्ट्रेचर चल रहा है। जबकि इंग्लिश में क्या चल रहा था, हेडर 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 स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर। ठीक है, मामला क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं सारी बात देखिए। ठीक है, अब देखो इसको जनरली देखो सबसे पहले ना, यहां पर देखो आपको क्या है कि अगेन देखो वही सेम रूल है ना, पहले हम एक हेडर लगाते हैं। ठीक है, हेडर के बाद देखो यहां पर ना बैट लग जाता है आपका, देखो हेडर के बाद आपका यहां पर बैट लग जाएगा, लगा, फिर आपका स्ट्रेचर लग जाएगा, और फिर आपका यहां पर हेडर लग जाएगा, और फिर अगेन आपका स्ट्रेचर लग जाएगा। ठीक है सर, हो गया। यहां पर सेम देखें तो सर यहां पर आपका स्ट्रेचर लग जाएगा, ठीक है, फिर अगेन यहां पर हेडर लग जाएगा, फिर आपका स्ट्रेचर लग जाएगा, और सेम तरीके से हेडर लग जाएगा। ठीक है सर, आए बात समझ में? बिल्कुल सर। अब सर देखो ये हुआ क्यों, देखो अगर सर यहां पर दो हेडर साथ में रखता ना, देखो सुनो बात, सर यहां पर दो हेडर को अगर साथ में रखता ना, तो होता क्या सर, ये स्ट्रेचर बोन के पास पहुंच जाती, परपेंड बन जाता ना मेरा, ब्रेक कमजोर हो जाती, मेरी लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी घट जाती बहुत ज्यादा, है ना। तो सर इसीलिए हमने यहाँ पर पूरे उसको रखने की वजह यहाँ पर सिर्फ बैट रखा है, है ना, बैट रखा है, बैट रखने की वजह से जगह बच के स्ट्रेचर आगे पहुंच गया, फिर एक हेडर रखे हैं, फिर स्ट्रेचर रखे हैं, फिर हेडर रखे हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर कोर्स को यहाँ पर इस तरह से डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यूज आया है दैट इज नॉन एज बैट। ठीक है, बैट आप दोनों ही तरह की यूज कर सकते हैं, हाफ बैट भी 3/4 बैट। ठीक है, दोनों बैट आपके यहाँ पर यूज आते हैं, इसलिए बैट लिखा है वहां पर मैंने ना। अब देखो कि सर सबसे पहली चीज जो आपसे पूछेगा, यहाँ पर आपसे कॉमनली मिस्टेक होती है, इसको इंपॉर्टेंट भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, सबसे पहली चीज। दूसरी बात कि आपके फ्लैमिश बोन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड। ठीक है, ओके। और दूसरा होता है आपका डबल फ्लैमिश बॉन्ड। क्या होता है सर? डबल फ्लैमिश बॉन्ड। अब देखो सर रीजन है इसका, है ना सर, रीजन क्या है कि सर देखो कि सर इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ना, दिस काइंड ऑफ बॉन्ड, इस काइंड ऑफ बॉन्ड की इस, या फिर मैं कह दूं कि सर ये जो जिस टाइप का बॉन्ड है उस टाइप के बॉन्ड की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी वो पर्टिकुलरली कम होती है। अगर यदि मैं बात करूं तो इंग्लिश बॉन्ड की आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी क्या है सर, बेकार क्वालिटी है ना। ठीक है, दिख अच्छा रहा है, हेड स्ट्रेच रखते हैं तो सर बहुत ही अच्छा लगता है। लुकिंग तो सर अपीयरेंस के मामले में पूछ रहा हूं तो अपीयरेंस तो बहुत अच्छा है इसका, है ना सर, लेकिन सर स्ट्रक्चर की आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी तो बहुत घटिया है। ठीक है, यानी कि सर ठीक है इसके पास ब्यूटी तो है, स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, ब्यूटी तो है पर स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं सिंगल फ्लेमिश बोन का मतलब क्या होता है। देखो सिंगल फ्लेमिश बोन का मतलब है कि सर आपने यहां पर बॉन्ड तो बनाया है, बॉन्ड तो आपका बना है, लेकिन सर बॉन्ड ऐसा है कि सर बॉन्ड की जो फ्रंट साइड है, या फिर मैं कह दूं कि सर बॉन्ड की फेस साइड जो है उस फेस साइड पे तो आपका यहां पर फ्लेमिश बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, देखो बाहर की तरफ तो आपको फ्लेमिश दिखाना है, क्यों? क्योंकि सर अपीयरेंस बहुत अच्छी है। और लेकिन सर जो बैक साइड पे आप जब यहां पर इसको जाके देखते हो तो सर बैक साइड में इसके अंदर हमने यहां पर इंग्लिश बॉन्ड यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों तरह के बॉन्ड मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, आप अज्यूम करके देख सकते हैं ना कि सर बाहर तो इन्होंने फ्लेमिश करवा दिया और अंदर की तरफ इन्होंने क्या करा दिया, इंग्लिश करवा दिया था। कारण क्या हुआ, बाहर से अपीयरेंस भी अच्छा हो गया, पीछे इंग्लिश ने स्ट्रेंथ भी दे दिया आपकी। ठीक है, तो इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड दोनों को मिला के आप बनाते हो तो दैट विल बी, अगर सर पीछे की तरफ इंग्लिश बन रहा है, आगे की तरफ अगर आपसे फ्लेमिश बनवा रहा है वो, तो सर इस तरह का जो पर्टिकुलर बॉन्ड कहलाएगा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, अब सर देखो आपने यहां पर क्या नहीं देखा, सर देखो इसके अंदर जो इंग्लिश बॉन्ड के अंदर जो यहां पर अगर आपसे पूछ ले तो यहां पर जो आपकी लेंथ निकल के आती है, देखो विड्थ ऑफ द वॉल निकल के आती है, सॉरी माफ करना, विड्थ ऑफ द वॉल जो निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी कितनी निकल के आती है, तो देखो इंग्लिश बॉन्ड के अंदर जो विड्थ ऑफ द वॉल निकल के आती है, विड्थ वो निकल के आती है आपकी 190 mm, है ना 190 mm, या हम बोल सकते हैं टोटल मिला के 1 ब्रिक लेंथ। ठीक है, 1 ब्रिक लेंथ। ठीक है, 1 ब्रिक लेंथ वॉल। ठीक है, यहां पर सर देखो आप, यहां पर आगे क्या है, फ्लेमिश है, पीछे इंग्लिश है। यहां पर जो विड्थ ऑफ द वॉल निकल के आएगी ना, विड्थ ऑफ द वॉल, देखो विड्थ ऑफ द वॉल आपको खुद ही समझ आ जाएगा अगर यदि आप अज्यूम कर लेंगे तो। ठीक है,
तो ये आपको 1.5 या फिर मैं कुल मिला के कह दूं तो 280 1.5 ब्रिक वॉल, या फिर आप लिख सकते हैं इसको क्या 280 एम। ठीक है, ये आपको नजर आती है, ठीक है, जनरली आपको इतनी नजर आएगी, आप अज्यूम करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर, बढ़े आगे, बढ़। अच्छा चलो रुको, डबल भी तो रह गया ना हमारा, बढ़े आगे नहीं बढ़ेंगे, डबल रहेगा। डबल फ्लेमी बोन के अंदर जो दो है, जो है आपके बोथ साइड्स, आपको क्या दिखता है, बोथ साइड्स आपको यहां पर फ्लेमिश, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, दिस इज द मिनिमम विड्थ ऑफ वॉल। ओके, बोथ साइड आपको फ्लेमिश दिख। अच्छा सर, दोनों साइड फ्लेमिश दिखेगा तो क्या सर इसके लिए मेरे को यहां पर तो दो ब्रिक की वॉल नहीं बनानी है आपको, अगर आप सिंगल वॉल बनाओगे ना आगे की तरफ तो पीछे भी वैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो सर बोथ साइड फ्लेमिश के लिए आपको यहां पर कितनी वॉल की जरूरत पड़ेगी, तो सर इसके अंदर जो मिनिमम विड्थ की जरूरत पड़ेगी वो आपको उतनी ही पड़ेगी जितना आप एक ही साइड बना दो ना यार। ठीक है, जनरल कंस्ट्रक्शन करना है, जनरल कंस्ट्रक्शन करना है, समझो, है ना, दिमाग के अंदर रखे चलो। जनरल कंस्ट्रक्शन करना है, एक साइड ही आपने फ्लेमिश बनाया, एक साइड ही आपने यहाँ पर फ्लेमिश बनाया, दूसरी साइड में तो फ्लेमिश दिखेगा, बिल्कुल। अगर यदि आपको एक साइड फ्लेमिश एक साइड इंग्लिश करना है तो आपको इंग्लिश फ्लेमिश दोनों को साथ साथ बनाना पड़ेगा, अलग अलग तरह से। इसके अंदर आपको 1.5 ब्रिक वॉल लग जाएगी, ठीक है, 1.5 ब्रिक लेंथ वॉल लग जाएगी। ठीक है, लेकिन सर आपने आगे फ्लेमिश दिखाया तो पीछे फ्लेमिश दिखेगा, तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन एग्जांपल सेंस है, कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर, है ना। तो सर यहाँ पर मिनिमम विड्थ ऑफ वॉल जो आपकी निकल के आती है, ये आपकी जनरली आपके पास कितनी निकल के, 1 ब्रिक लेंथ वॉल, या यहाँ पर जनरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं 190 mm, बस ठीक है, हो गया ना, क्लियर है, यही आपको सीखना था, ये हो गया पूरा पूरा फ्लेमिश, है ना। अब देखो आपको ना क्वेश्चन कहां से पूछे वो देख लेते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन between English and Flemish board। ठीक है, ओके, एक साइड इस साइड से लिख देता हूं मैं इंग्लिश बोर्ड, यहां लिख देता हूं मैं फ्लेमिश बोर्ड। ठीक है, ठीक है। अगर सर यदि मैं आपसे सबसे पहले सवाल पूछूं, सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, बहुत इजी पूछूं, तो सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, तो सर स्ट्रॉन्ग में क्या होगा सर, ये ज्यादा होगा, है ना। इसकी जो है लो बेयरिंग कैपेसिटी रहेगी। ठीक है सर, लो बेयरिंग कैपेसिटी हमने यहां पर हो गया सर पहला, ये पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन सर अपीयरेंस जो है वो इसका हाई रहेगा, इसका लो रहेगा, सॉरी अपीयरेंस जो है इसका लो रहेगा और इसका हाई रहेगा, है ना। तो यहां पर कर दूं सर हाई अपीयरेंस, हो गया, ठीक है सर। अगर मैं यहां पर कहूं तो सर इंग्लिश में क्या बैट्स का यूज होता है, नहीं होता, यहां पर सर बैट्स का यूज आपका होता है। अगर बैट्स का यूज होता है तो देखो बैट्स तो क्या होता है, सीधी सी अगर जनरल बात हो ना, तो बैट्स आपको पढ़ते हैं इकोनॉमिकल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी जो ब्रिक है ब्रिक टूट जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपको लगता है क्विन क्लोजर, है ना, क्विन क्लोजर लगता है। क्विन क्लोजर कभी ब्रिक टूटते हुए देखना आप, है ना, क्विन क्लोजर के फॉर्मेट पे कभी नहीं टूटती है ब्रिक। अच्छा कभी ब्रिक को तोड़ते देखा आपने, हाँ बिल्कुल सर, तो ब्रिक ऐसे टूटती है आपकी, हाँ। अच्छा ऐसे टूटती हुई कितनों ने ब्रिक देखी, नहीं देखी होगी, है ना। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल यूज पड़ता है आपको। चलो ठीक है, एक दो ईंट के पैसे बचे, पैसे तो बचे, कुछ ईंटों के पैसे बचे नहीं बचे, बिल्कुल सर। तो इकोनॉमिकल बॉन्ड कौन सा हो गया आपका, जहां पर बैट यूज किया आपने, टुकड़े यूज किए, कौन सा, फ्लेमिश बॉन्ड आपको इकोनॉमिकल पड़ रहा है, अदर देन दिस इंग्लिश बॉन्ड। समझने वाली बात है सर, अगर आपसे पूछ ले तो आप लगाना, ठीक है, पूछ ले तो लगाना, ठीक है। बाकी मैं रीजन बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड है, ठीक है, जनरली सर कोई भी बना देता है, तो सर कोई स्किल्ड पर्सन आपको यहां पर होना चाहिए, नो स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन सर अगर यदि मैं कह दूं आपको आगे फ्लेमिश बना दे, पीछे इंग्लिश बना दो, ठीक है, समझने में लग रहा है डिफिकल्ट है ना। तो यहां पर जो है आपको यहां पर स्किल्ड पर्सन की आपको यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। ये तो आप खुद ही बना लोगे, ठीक है। सर क्या हम स्किल्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वहां पर बिल्कुल भी स्किल नहीं है, आपको सही बनेगा, इंग्लिश बॉन्ड नहीं बनेगा, बना के देख लेना, वैसे ये काम नहीं करने पड़े आपको, ये चाहता हूं, है ना। ये दोनों के बीच में हो गया कंपैरिजन, अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा कंपैरिजन, जिससे आपसे सवाल पूछेगा इसके बारे में, इसके बारे में, दोनों के बारे में, ठीक है। जनरल सवाल है, पूछता ही पूछता है, इसमें आपका मेरा कुछ नहीं है ना। फिफ्थ नंबर का बॉन्ड, डच बॉन्ड। सर अभी भी सर बॉन्ड कहते हैं सर, हमारे दिमाग में तो एक ही चलता है ना। चलो
डच बॉन्ड जो है अगर मैं सीधा सीधा बोल दूं तो इट इज अ मॉडिफिकेशन। सिर्फ मॉडिफिकेशन तो कर दिया है, किसके अंदर करोगे आप? तो मॉडिफिकेशन किसके अंदर करेंगे? जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, स्ट्रेंथ किसकी अच्छी है? इंग्लिश बॉन्ड की। तो इंग्लिश बॉन्ड के अंदर जो मॉडिफिकेशन होने वाला है, दैट मॉडिफिकेशन विल बी नोन एज अवर डच बॉन्ड। ठीक है सर? ओके सर, क्लियरली हमें यहां पर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए डच बॉन्ड के बारे में आपने इतना कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा है ना। तो डच बॉन्ड में आपका होता है एक्चुअली में होता है सर, देखिए आप यहां पर इंग्लिश बॉन्ड में यूज करते हो क्या? क्वीन क्लोजर। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। इस क्वीन क्लोजर की जगह अगर यदि आप 3/4 बैट यूज करने लग रहे हैं तो इस सेम बॉन्ड जो है, सेम बॉन्ड जो है आपका क्या कहलाएगा? डच बॉन्ड कहलाएगा। यानी कि वो जो आपने यहां पर इंग्लिश बॉन्ड बनाया है, यहां क्वीन क्लोजर ना रखते हुए, यहां पर क्वीन क्लोजर ना रखते हुए आप यहां पर क्या रख दें? बैट अगर यदि यहां पर रख दें, बैट अगर यदि आप यहां पर पुट कर दें तो आपका सेम बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा? आप यहां पर डच बॉन्ड कहलाएगा। वो बैट भी कौन सा? 3/4 बैट। बस डच बॉन्ड कंप्लीट। ठीक है, क्लियर? ब्रिक मैशनरी के कुछ ना कुछ डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट्स इन ब्रिक। नया टॉपिक समझ लो बहुत अच्छे से, डिफेक्ट्स इन ब्रिक। ठीक है, कुछ डिफेक्ट आप यहां पर जान के जाओ, डिफेक्ट इन ब्रिक्स। हाँ, डिफेक्ट्स इन क्या? ब्रिक्स नहीं, ब्रिक ही लिखना है। ठीक है, डिफेक्ट्स इन ब्रिक। हाँ, पहला, सबसे पहला तो बहुत इजी है ना, नाम आपने सुना भी होगा, चफ। चफ, CHUFF, चफ। ठीक है, चफ क्या होता है आपका? देखो अब अच्छी खासे तरीके से आपने किल में से आपने यहां पर ब्रिक निकाली, बहुत अच्छे तरीके से गर्म है अभी है ना, आपकी हीट क्या है? थोड़ी सी हल्की सी गर्म है आपकी। ठीक है, उसी टाइम पे जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे ब्रिक को, या फिर मैं कह दूं सर ब्रिक जो आपकी आपकी हल्की फुल्की गर्म थी ना, तभी पे आपकी बारिश आ गई। बारिश पे आपका कंट्रोल थोड़ी है, नहीं है सर। तो क्लैंप के अंदर रखी हुई थी, क्लैंप के अंदर रखी हुई थी, क्लैंप के अंदर सर बारिश हो गई। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा लिख दूं मैं कि सर ड्यू टू रेन वाटर falling on due to the rain water falling on hot bricks। ठीक है, तो जितनी भी हमारी हॉट ब्रिक्स हैं, उन हॉट ब्रिक्स के ऊपर आपका हुआ क्या? सर यहाँ पर पानी बरसात हो गई है ना, तो क्या हो गई? पानी पानी हो गई। ठीक है, पानी पानी होने की वजह से क्या होगा सर? अगर सर रेन वाटर के ऊपर यहाँ पे हॉट ब्रिक के आगे से गर्म ईंट है आपकी है ना, उसके ऊपर अगर पानी गिरेगा तो क्या होगा? सर ऐसे ब्रिक की आपकी जो कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी है, लोड बेरिंग कैपेसिटी, यानी कि लोड बेरिंग कैपेसिटी आपकी ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इस तरह की ब्रिक के अंदर दिक्कत क्या आई? तो दिक्कत मैंने साथ के साथ ली। ठीक है, सेकंड इफेक्ट देखो आप, सेकंड इफेक्ट आता है आपका ब्लैक कोर। क्या है? ब्लैक कोर। देखो ब्लैक कोर आता है आपका किसकी वजह से? बिटुमन की वजह से। अगर मान लो आपके ब्रिक के अंदर बिटुमन अगर ज्यादा आ गया है ना, बिटुमन ज्यादा आ गया तो सर आपको क्या क्या आ जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा। बिटुमन आ जाएगा ज्यादा तो डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर सर बिटुमन आया, डिफेक्ट आया, तो सर इसका मतलब क्या है? बिटुमन का और डिफेक्ट के आने का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात। तो सर यहाँ पर जो आपका कलर है ब्रिक का, कलर ऑफ ब्रिक के अंदर यहाँ पर आपको दिक्कतें आपको यहाँ पर पैदा होगी, लेकिन जिस कलर के आप यहाँ पर ब्रिक खोज रहे हैं वो ब्रिक आपको सेम कलर की नहीं दिखेगी। ठीक है, ओके, तो सर कलर के अंदर दिक्कत आता है, ब्लैक कोर बोलते हैं इसको हम यहाँ पर। बिटुमन की द्वारा जो इंप्योरिटीज आती है उसकी वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं सर हम यहाँ पर ब्लोटिंग नाम है थर्ड नंबर पे। आप यहाँ पर ब्लोटिंग को देखो, देखो ब्लोटिंग आता है किसकी वजह से? कार्बन इंप्योरिटीज की वजह से। किसकी वजह से? कार्बन इंप्योरिटीज की वजह से आपको यहां पर डिफेक्ट देखने को मिलेगा। कार्बन की इंप्योरिटी की वजह से आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिफेक्ट आ गया, क्या फर्क पड़ा? फर्क देखो, फर्क क्या है? कार्बन की इंप्योरिटी आई, आपने बोल दिया सर वहां पर ब्लोटिंग की समस्या आपको हो रही। दिक्कत क्या है? दिक्कत आई कि सर यहां पर जो हमारे पास ब्रिक होगी ना, उसके अंदर स्वेलिंग की प्रॉपर्टी आपके यहां पर जनरेट हो रही है। क्या हो जाएगी सर? ब्रिक आपकी स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी आपकी ब्रिक, है ना। स्वेलिंग की प्रॉपर्टी आपके ब्रिक के अंदर यहां पर दे देता है कौन? ब्लॉट। लास्ट को देखें, लास्ट में क्रिक्स। ठीक है, और फिर इसका एक बहुत फेमस नेम है जो कि आपने यहां पर सुना होगा, क्रैक्स नहीं सुना होगा आपने, चेक्स सुना होगा। चेक्स आपने समझे सुना होगा। ठीक है, चेक, चलो चेक्स नहीं तो चेक तो नाम सुना ही होगा, बिल्कुल सर, है ना। ये आपने जनरली देखो तो ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं दिख जाते हैं चेक, है ना। चेक क्या है? चेक है सर, देखो
जो आपकी यहाँ पर क्रेक आते हैं, देखो क्रेक आते हैं इसके अंदर, ब्रिक के अंदर जो क्रेक आते हैं देखो क्रेक या चेक बोल देते हैं। अब सर आते क्यों है, रीजन क्या है क्रेक आने का? क्रेक आने का रीजन सिर्फ एक ही है, वो है रीजन इसका लंप ऑफ लाइम। ठीक है, तो लंप ऑफ लाइम की वजह से, लाइम की लंप होने की वजह से वहां पर आपके पास क्या हो जाते हैं, देखो लाइम का आगे क्या बन जाएगा, लंप बन जाएगा। अच्छा सर लंप ऑफ लाइम से आपको एक और चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है मुझे, कि जो आपका क्विक लाइम होता है वो जैसे ही किल्लत से बाहर आता है, क्विक लाइम जैसे ही किल्लत से बाहर आता है उसको आप यहाँ पर लंप लाइम नाम से पुकारते हैं। ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है ना, यहां से सवाल पूछ सकता है आपसे, है ना। तो देखो कि सर क्विक लाइम comes from the kiln as it comes out from the kiln is known as lump lime। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिए चलना। ठीक है, तो चेक का डिफेक्ट क्या आता है, सर लाइम के लम्प्स पड़ जाए, उस लम्प्स की वजह से आपके पास यहाँ पर जो डिफेक्ट आता है उसको आप यहाँ पर बोलते हो चेक करेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपके डिफेक्ट्स इन ब्रिक, आपके बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सारे के सारे। इसके अलावा सर देखो दो तो आपको पता ही है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी है ना। एक आता है आपका लो बर्निंग ब्रिक, एक आता है आपका हाई बर्निंग ब्रिक। ठीक है, ओके। जो आपकी लो बर्निंग ब्रिक है उसको आप यहां पर बोल सकते हैं कौन सी ब्रिक, पीला ब्रिक। पीला ब्रिक क्यों काम में आती है, आपको सुर्खी या पॉजिट्रिक मटेरियल आपको बनाने के काम में आती है। जबकि हाई ब्रिक को आप यहां पर बोलते हैं, हाईली बर्न्ड ब्रिक को जैम ब्रिक। और इस जैम ब्रिक आपके पास काम क्या आती है, आपको एग्रीगेट्स बनाने की या रोड मेटल बनाने की आपके पास थोड़ा बहुत काम में आती है। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका ब्रिक मैशनरी कंप्लीटेड। ठीक है, मिलते हैं बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय।